अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ रबर डैम आइसोलेशन। अब इसके अंदर जो है हमने सिर्फ ये हमें स्टेप्स के नेम्स मेनली पता होने चाहिए। अच्छा, अब ये जो टेक्निक सारी बता रहे हैं ना, वो वाली टेक्निक है जिसके अंदर आपका रिटेनर पहले लगाया जाएगा आपके एंकर टूथ के ऊपर और उसके बाद डैम लगाया जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 3 वेज़ हो गए जिस तरीके से डैम और रिटेनर को टूथ के ऊपर लगाया जाता है। जो भी पहले 2 हमने अभी ऊपर पढ़े जिसके अंदर डैम और रिटेनर साइमल्टेनियसली लगाए जा रहे थे। उसके बाद एक हमने देखा जिसके अंदर डैम पहले लगाया जा रहा था और रिटेनर ऊपर से लगाया जा रहा था, और इस टेक्निक के अंदर आपका रिटेनर पहले लगाया जाएगा और डैम उसके ऊपर से लगाया जाएगा। तो सबसे पहले जो स्टेप 1 है उसके अंदर तो हमने करनी है लुब्रिकेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, जो कि भी हमने पहले भी पढ़ा है कि आपने फ्लॉस से या आपकी कोई जो वैक्स फ्लॉस होती है उससे आपने क्या करना है कि अपने जो कांटेक्ट पॉइंट्स हैं उनको लुब्रिकेट करना है और टेस्ट करना है कि जो सारे कांटेक्ट पॉइंट्स हैं वो इतने एस्टेब्लिश्ड हैं कि उनके अंदर से आपका जो डैम है वो पास कर सके। ठीक है, फिर कहते हैं अगर कोई बहुत ही ज़्यादा टाइट कांटेक्ट है तो उसके दरमियान में आपने वेज डाल देना है, ताकि दो दांतों के दरमियान में वेज की प्लेसमेंट कर देनी है ताकि जो दोनों दांत हैं वो थोड़े स्लाइटली अपार्ट हो जाएं और फिर उनके ऊपर से डैम पहनाया जा सके। नेक्स्ट स्टेप जो आपका आता है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने करनी है पंचिंग होल्स। आपका जो डैम होगा उसके अंदर आपने आर्च फॉर्म और आर्च टूथ अलाइनमेंट के अकॉर्डिंगली उस पूरे डैम के अंदर आपने होल्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने करना है अपने डैम को लुब्रिकेट। कहते हैं कोई भी आप अपने कॉटन रोल से या ग्लव्ड फिंगर टिप से आप लुब्रिकेंट लेंगे और अपने रबर डैम की सारी साइड्स के ऊपर आप लुब्रिकेंट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ताकि अगेन लुब्रिकेंट जो है वो इजीली आपके टीथ कांटेक्ट के अंदर से पास होकर चला जाए। प्लस कहते हैं आपने लिप्स पे और पेशेंट के कॉर्नर ऑफ द माउथ के ऊपर भी लुब्रिकेंट अप्लाई करना है ताकि पेशेंट को इरिटेशन ना हो। थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप के अंदर आपने किया सिलेक्टिंग द रिटेनर, यानी कि जौन सा भी रिटेनर आप जिस टूथ को भी आपने एंकर टूथ बनाना है उसके साइज के अकॉर्डिंगली जौन सा भी रिटेनर जो है वो परफेक्ट होगा आपने वो चूज़ कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने उस रिटेनर की स्टेबिलिटी को चेक किया, उसकी रिटेंशन को चेक किया टूथ के ऊपर बिठा के। तो आपने पहले अपने जो भी आपका एंकर टूथ है उसके ऊपर आपने रिटेनर को प्लेस करना है और उसकी स्टेबिलिटी को, सॉरी ये मेरा पेज नीचे चला गया था, आपने उसकी स्टेबिलिटी को और उसकी रिटेंशन को ओवर द टूथ जो है वो चेक करना है और आपने देखना है कि वो रॉक और डिसलॉज तो नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद अब आपने पोजीशनिंग द डैम ओवर द रिटेनर। अब इसको किस तरीके से करते हैं, कहते हैं जो ऑपरेटर होता है या जो असिस्टेंट होता है उसने अपनी 4 फिंगर से आपका जो डैम है उसको स्ट्रेच करना है। ठीक है, डैम को स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करके जो रिटेनर्स की बोज वाला पार्ट था उसके नीचे जाके आपके रिटेनर को सॉरी बोज वाले पार्ट से गुजारते हुए जॉज वाले पार्ट ऑफ द रिटेनर के अंदर जाके अपने इस डैम को छोड़ देना है। मतलब पहले आपने रिटेनर के उस पंच होल को स्ट्रेच किया, आपने ऊपर से पूरा उसको बिठाया और नीचे जॉज तक लाके उसको छोड़ दिया। ठीक है, यानी कि अंडर द जॉज लाके आपने अपने डैम को यहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद आपने नैपकिन अप्लाई करना है। नैपकिन किस तरीके से अप्लाई करना है भी मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस तरीके से आपने पूरे डैम को गुच्छा कर लेना है और अपने जो नैपकिन का जो होल था उसमें से निकाल लेना है। ठीक है, फिर कहते हैं पोजीशनिंग द नैपकिन, पहले तो पास किया, फिर आपने लिप्स के ऊपर ये जो आपका सारा स्किन का एरिया है वहाँ पे पेशेंट के आपने नैपकिन को पोजीशन कर दिया। उसके बाद आपने करना है अटैचिंग द फ्रेम। ये जो स्टील का फ्रेम था उसके साथ आपने अपने रबर डैम को अटैच कर देना है। ये क्या करता है, रबर डैम को फर्दर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और रबर डैम को एक जगह पे एक्स्ट्राऑरली इकट्ठा कर लेता है, मतलब स्टॉप करवा देता है कि वहाँ से अब रबर डैम जो है वो हिले ना। अच्छा, उसके बाद ये 10 स्टेप्स जब हो गए उसके बाद आपने आ जाना है स्टेप नंबर 11 के ऊपर, जहाँ पे कहते हैं कि आपने क्या किया है, पासिंग द डैम थ्रू द पोस्टीरियर कॉन्टैक्ट। अब ये कौन सा पोस्टीरियर कॉन्टैक्ट है, कहते हैं जो आपका एंकर टूथ था ना, जो आपका एंकर टूथ था जो कि आपका इस केस में कोई मोलर है, उससे भी जो पिछला वाला दांत है, ठीक है, उससे भी जो पोस्टीरियर, उससे भी जो कोई डिस्टल टूथ है, उस डिस्टल कॉन्टैक्ट से आपने रबर डैम को पीछे की तरफ पास कराना है, मतलब अंदर की तरफ इंटरप्रॉक्सिमली पास करवाना है। पहला स्टेप आपका ये हो गया कि पीछे वाले दांत पे आपने इसको पास करवाया। अभी जो ऑप्शनल स्टेप्स हैं ये हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आपने सिर्फ वही वाले स्टेप्स पढ़ने जो कि ऑप्शनल नहीं यहाँ पे लिखे हुए। उसके बाद आपने क्या करना है, अप्लाई दी इंटीरियर एंकर इफ नीडेड, यानी कि जो सबसे इंटीरियर वाला टूथ है उसके ऊपर देखिए अगर एंकर की ज़रूरत है तो वहाँ पे एंकर अप्लाई करें, नहीं तो आपने क्या करना है, उसके बाद सारे दांतों पे जितने भी आपके बीच के दांत थे जिनको आपने आइसोलेट करना था उन सब दांतों के दरमियान कॉन्टैक्ट एरिया से आपने अपने रबर डैम को पास करवाना है विदाउट डेंटल फ्लॉस, यानी कि इस फर्स्ट स्टेप के अंदर सिंपली आपने उन होल से पास कराना है। उसके बाद स्टेप नंबर 15 के अंदर आपने क्या करना है, जिन जिन होल से आपने पास कराया है उन होल्स के अंदर आपने फ्लॉस भी पास करवाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 16 के अंदर यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आप फ्लॉस भी करवा रहे हैं।
ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, सिंपली पास करवाया है, फिर आपने क्या किया, आपने फ्लॉस यूज़ करके सारे उन रबर डैम के एरियाज़ को ऊपर करवाया। अच्छा, अब जो आ जाएगी, अब आ जाएगी 2 पॉइंट्स हमारे आ जाएंगे, इन्वर्टिंग द डैम अपवर्ड। अब इसके अंदर क्या है, पहले हम इंटर प्रॉक्सिमली यानी कि जो बीच का एरियाज हैं वहाँ पे आपने डैम को इन्वर्ट करवाना है ऊपर की तरफ। इन्वर्ट से मतलब है यहाँ पे कि आपका जो भी डैम का एरिया आपके टूथ पोर्शन को यहाँ पे कवर कर रहा होगा, ठीक है, आपने उसको फ्लॉस से बिल्कुल जिंजाइवल सल्कस के अंदर कर देना है। ठीक है, कम्प्लीटली जिंजाइवल सल्कस के अंदर कर देना है ताकि जिंजाइवल सल्कस से क्लेविकुलर फ्लूइड, जिंजाइवल फ्लूइड जो है वो लीक ना हो। ठीक है, पहले आपने इंटरप्रॉक्सिमली इसको करना है अंदर, और ये किसकी मदद से करेंगे, फ्लॉस की मदद से करेंगे। देन कहते हैं आपने फेशियोलिंगली इसको अंदर करना है। फेशियोलिंगली जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आपने एक एक्सप्लोरर यूज़ करना है और एक्सप्लोरर को अराउंड द टूथ फेशियल सरफेस फेरना है, और जितना भी डैम का जो फेस होगा वो अगर टूथ के ऊपर आ रहा होगा आपने उसको गम्स के अंदर इन्वर्ट कर देना है। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि आपका प्रॉपर आइसोलेशन मिल सके आपको क्लेविकुलर फ्लूइड से। अच्छा, ये चीज़ हमने कर दी। उसके बाद कहते हैं आपने अपनी बस चेक करना है कि आपका जो रबर डैम है वो प्रॉपर्ली अटैच हो चुका हुआ है। आपने देखना है कि आपको प्रॉपर एक्सेस और विजिबिलिटी मिल रही है जहाँ जहाँ आपने काम करना है। और लास्ट में कहते हैं कि आपने अगर आपने कोई इंटर प्रॉक्सिमल फिलिंग करनी है तो आपने वेज की प्लेसमेंट जो है वो उस दांत पे कर देनी है जिस दांत की आपने इंटर प्रॉक्सिमल फिलिंग करनी है। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में हमने वेजेस की प्लेसमेंट कर दी। तो ये काफ़ी सिंपल से हमारे स्टेप्स हैं। आपने सिर्फ अगर इन स्टेप्स के नेम्स भी पढ़ लें तो आपके लिए इनफ है। उसके अलावा ये क्वेश्चंस वगैरह में, यूक्यूज़ वगैरह में तो आता नहीं है, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में ज़रूर पूछा जा सकता है ऑस्पी वगैरह में। तो जिसको अगर बेहतर और समझने के लिए आप इसका डेमो का वीडियो भी देख सकते हैं, तो डेमो से आपको ये पहनाना जो है वो ईजी आ जाएगा कि रबर डैम लगाना किस तरीके से होता है। अच्छा, उसके अलावा रबर डैम उतारना किस तरीके से, कहते हैं आपने उसके सेप्टास को कट करना है। सेप्टास क्या थे, कि जो सारे पार्ट्स जो हमने होल क्रिएट किए थे और जो होल आपके दांत के अंदर घुसता है उसकी सराउंडिंग का जो जितना पार्ट होता है उसको हम सेप्टा कह रहे होते हैं। कहते हैं आपने नाइफ से अपने इन सेप्टास को कट करना है। उसके बाद आपने रिटेनर को रिमूव करना है रिटेनर फॉरसेप से। नेक्स्ट आपने उसके बाद रबर डैम उतार लेना है, क्योंकि उससे फिर रबर डैम जब रिटेनर उतर जाएगा तो आपका रबर डैम जो है वो इजीली रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपने लिप्स, पेशेंट के लिप्स को वाइप किया अच्छे से, पेशेंट को माउथ को, पेशेंट के यहाँ के सारे स्किन के एरिया को, टिश्यूज़ को आपने मसाज किया ताकि जो सर्कुलेशन वगैरह है, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह है वो दोबारा से रीएस्टैब्लिश हो सके। लास्ट में कहते हैं आपने रबर डैम को एग्जामिन करना है कि रबर डैम के सारे पार्ट्स जो हैं वो रबर डैम पे प्रेजेंट हैं। कोई रेमिनेंट तो नहीं है ऐसा कि जो कि रबर डैम से फट गया वो, और जो भी पार्ट अगर रबर डैम से फट गया होगा तो वो चांसेस है कि वो पेशेंट के माउथ में होगा, तो आपने उसको भी रिमूव करना है। क्योंकि अगर कोई रबर डैम का मटीरियल पेशेंट के माउथ में रह जाता है तो वो क्या करेगा, बाद में वहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह करवा सकता है। तो ये हो गया हमारा कि इसको रिमूव किस तरीके से करना था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप इस पे आ जाएं, सब्सटीट्यूशन ऑफ रिटेनर विद द मैट्रिक्स। ये उस केस के अंदर होना है, कहते हैं जहाँ पे आपने मैट्रिक्स बैंड की एप्लीकेशन करनी है फॉर एनी फिलिंग। ठीक है, मैट्रिक्स बैंड आपको पता है फॉर एनी क्लास 2 कैविटी के लिए हम मैट्रिक्स बैंड का यूज़ करते हैं। कहते हैं उस केस के अंदर आपका अगर रिटेनर आपने लगाया हुआ होगा किसी टूथ के ऊपर जिसकी आपने फिलिंग करनी है, तो वहाँ पे आपका मैट्रिक्स बैंड प्लेस नहीं हो पाएगा। तो इस केस के अंदर हम इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग अ रिटेनर आप डायरेक्ट डैम लगा के उसके ऊपर आप मैट्रिक्स बैंड प्लेस कर देते हैं और रिटेनर को मैट्रिक्स बैंड से सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो इस बात में इन्होंने बस इतनी बात बताई हुई है कि जैसे इस एग्जांपल में दिखा रहे हैं कि इन्होंने मैट्रिक्स बैंड यूज़ कर लिया हुआ है इंस्टेड ऑफ अ रिटेनर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाएँ तो वेरिएशन विद पेशेंट एज, जिसमें कोई इतनी वैसे खास बात नहीं है। कहते हैं प्राइमरी दांतों के लिए आपने जो आइसोलेशन करनी होती है वो मोस्ट पोस्टीरियर टूथ से लेके कैनाइन तक करनी होती है। ठीक है, उसके अलावा एक और बात, कहते हैं आपके जो यहाँ पे रबर डैम्स होते हैं वो भी स्मॉलर साइज़ के होते हैं ताकि पेशेंट का नोज़ वगैरह जो है वो कवर ना हो जाए जब रबर डैम यूज़ किया जाए, तो इसलिए स्मॉलर साइज़ का आपने यहाँ पे रबर डैम यूज़ करना है। उसके अलावा हम ये रबर डैम के नेम्स देख लेते हैं जो कि हम याद कर लेने चाहिए फॉर एमसीक्यूज़, कि एसएस वाइट नंबर 27 रिटेनर जो है वो प्राइमरी टीथ के लिए यूज़ हो रहा होता है, और उसके अलावा आइवरी नंबर 12-14 रिटेनर यूज़ हो रहा होता है परमानेंट टीथ के अंदर, लेकिन यंग पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, तो ये दो हमने रिटेनर्स के नाम देख लिया। अच्छा, नेक्स्ट आती है एरर्स इन द एप्लीकेशन एंड रिमूवर ऑफ रिटेनर्स। इसके ऊपर भी फर्दर क्वेश्चन बन सकता है। इसमें आपको अगेन नेम्स को पढ़ना है और जो अंदर का टेक्स्ट होगा वो आप खुद ही समझ के लिख सकेंगे उसके अंदर। सबसे पहले आता है ऑफ आर्च फॉर्म, ऑफ सेंटर आर्च फॉर्म। अभी ऑफ सेंटर आर्च फॉर्म क्या होती है कि इसके अंदर जो आपने होल्स पंच किए होंगे अपने इस रबर डैम के अंदर, ठीक है, वो प्रॉपरली सेंटर्ड नहीं होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल आपने इस एरिया में अपने सारे होल्स पंच कर लिए, ठीक है, और जब आपने पेशेंट के मुंह में ये रबर डैम लगाया तो इसमें क्या होगा कि इसकी जो
दूसरी साइड होगी, ये वाली साइड होगी, ये खाली रह जाएगी, मतलब पेशेंट की प्रॉपर ओरल कैविटी कवर नहीं हो पाएगी इस साइड से, क्योंकि यहाँ पे आपने बिल्कुल सेंटर के अंदर अपनी होल्स नहीं कट किए थे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो फॉरेन मटेरियल्स होंगे वो कहते हैं कि इस्केप कर सकते हैं इनटू दी ओरल कैविटी और उसकी पेशेंट की थ्रोट में जा सकते हैं। ये तब होगा जब आप एक्सेस ऑफ डैम मटेरियल किसी एक रीजन में छोड़ देंगे और दूसरी रीजन जो है वो उसकी एम्प्टी रह जाएगी डैम की। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास इनअप्रोप्रिएट होल डिस्टेंस बिटवीन होल। तो ये तो सिंपल सी बात है कि जब भी आपने होल्स क्रिएट करने हैं तो आपका अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो बिटवीन दी होल्स। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो इंटर प्रॉक्सिमली जो है वो ज़्यादा डैम जो है वो बीच में बच जाएगा, और अगर बहुत कम डिस्टेंस होगा तो उससे क्या होगा कि आपके डैम की स्ट्रेचिंग होगी और स्ट्रेचिंग से डैम जो है वो फट सकता है। उसके अलावा आता है इनकरेक्ट आर्च फॉर्म ऑफ होल्स, यानी कि जो आपकी आर्च फॉर्म है पेशेंट की मैल अलाइंड है जिस तरीके से भी है, उसके अकॉर्डिंगली आपके होल्स नहीं बने हुए। ठीक है। फिर आता है आपके इनअप्रोप्रिएट रिटेनर। कुछ रिटेनर जो हैं कहते हैं समटाइम्स आप कोई बहुत बड़ा रिटेनर चूज़ कर लिया या कोई बहुत छोटा रिटेनर चूज़ कर लिया, उसके अलावा कोई अनस्टेबल रिटेनर ले लिया या कोई ऐसा रिटेनर ले लिया जो कि सॉफ्ट टिश्यू को इम्पिंज कर रहा हो या आपकी वेज प्लेसमेंट को इम्पीड कर रहा हो, यानी कि वेज प्लेसमेंट ना होने दे रहा हो। तो ये सारे आपके इनअप्रोप्रिएट रिटेनर्स हैं, तो इसको भी आपने अवॉइड करना है। उसके अलावा कहते हैं टिश्यू ट्रॉमा फ्रॉम रिटेनर्स, जो कि अभी हमने देखा था कि जो आपके जॉज और प्रॉन्ग्स होते हैं आपके रबर डैम रिटेनर के, वो काफ़ी पॉइंटेड से होते हैं। तो अगर आपने डैम पहले लगा दिया और ऊपर से आपने रिटेनर डालना हो तो चांसेस है कि वो नीचे के जिंजाइवा को ट्रॉमेटाइज कर सकता है, पंचर कर सकता है। उसके अलावा श्रेडेड और टॉर्न डैम, यानी कि पहनाते हुए आपका डैम टूट जाए, उसकी भी केयर करनी है कि डैम जो है ना फटे। ठीक है। शार्प टिप्स ऑफ नंबर 212 रिटेनर। जो 212 रिटेनर है ना, ये हमारा सर्वाइकल रीजन में यूज़ हो रहा होता है। जो भी आपकी सर्वाइकल कैविटीज़ करनी होती है, इनकी जो क्लास 5 वाली आपकी कैविटी होती है, उस रीजन में अगर आपने कैविटी फिलिंग करनी है तो आपने ये 212 रिटेनर यूज़ करना होता है। तो ये 212 रिटेनर की जो शार्प टिप्स होती हैं कहते हैं उसको आपने पहले से ही क्या कर लेना होता है, डल कर लेना होता है, ताकि वो आपके सीमेंटम को डैमेज ना करे। तो इसका आपने ख्याल रख लिया। और लास्ट में आ गई आपकी इनकरेक्ट टेक्निक फॉर कटिंग दी सेप्टा। जो अभी हमने लास्ट में अभी जब देखा था उसको रिमूव करते हुए डैम को, तो आपने क्या करे थे, आप सेप्टा को कट कर रहे थे। तो कहते हैं अगर उस नाइफ से आपका कोई गम का टिश्यू, कोई स्लिप्स का टिश्यू, कोई भी अगर जिंजाइवल टिश्यू कट हो जाए तो वो भी इसका एक इनअप्रोप्रिएट टेक्निक के अंदर आ जाएगा। तो आपने प्रॉपरली सेप्टा को स्ट्रेच करना है अवे फ्रॉम द जिंजाइवा, और उसके बाद आपने उसको कर्व वीक वाली सीजर से कट करना है। तो ये हमारे पास हो गए कोई इनअप्रोप्रिएट वेज कि किस तरीके से कुछ इश्यूज वगैरह आ सकते हैं रबर डैम को अप्लाई करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास आती है, ये अभी हमने देखी है, ये पूरा जितना बड़ा टॉपिक था ये रबर डैम की आइसोलेशन हम देख रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कॉटन रोल आइसोलेशन या सेलुलोज वेपर्स। कॉटन रोल्स क्या करते हैं, कहते हैं ये एज एन एब्जॉर्बेंट एक्ट करते हैं, और इनको आप अपने अगर अपर जॉ में फिलिंग कर रहे हैं तो आप अपने बकल पैड वाले रीजन में डाल देते हैं जो आपका वेस्टिब्यूल होता है। लोअर एरिया में कर रहे हैं तो आप वेस्टिब्यूल प्लस टंग के साथ जो लिंगुअल एरिया होता है टुथ के, वहाँ पे आप कॉटन रोल्स को प्लेस कर देते हैं। ठीक है। अब ये करती हैं, ये आइसोलेशन के साथ साथ आपको सलाइवा को भी एब्जॉर्ब करते हैं ये कॉटन रोल्स। ठीक है। आइसोलेशन तो प्रोवाइड करेंगे, रिट्रैक्शन भी प्रोवाइड करेंगे, कहते हैं टंग को भी रिट्रैक्ट कर देते हैं, लिप्स को भी थोड़ा सा रिट्रैक्ट कर देते हैं। फर्दर क्या करते हैं कि आपको सलाइवा को भी ये एब्जॉर्ब करते चले जाते हैं। इसके साथ साथ कहते हैं कि आपने हाई वैल्यूम इवैक्यूएशन भी यूज़ करनी है या सलाइवा इजेक्टर्स यूज़ करना है। ये हाई वैल्यूम इवैक्यूएशन और सलाइवा इजेक्टर्स ये दोनों थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ठीक है। तो इनका हमें डिफरेंस भी हमें देख के पता लग जाना चाहिए कि कौन सा हाई वैल्यूम इवैक्यूएशन है और कौन सा सलाइवा इजेक्टर। मैं इसके साथ पिक्चर भी लगा दूंगी। अच्छा, उसके अलावा ना सेलुलोज वेफर्स होते हैं। सेलुलोज वेफर्स क्या होता है उसकी भी मैं पिक्चर यहाँ पे लगा दूंगी। सेलुलोज वेफर्स का क्या काम होता है कि ये आपके सारे सलाइवा को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। इनकी प्लेसमेंट जो है, इनकी प्लेसमेंट भी आपके वेस्टिबुलर रीजन में मेनली हो रही होती है, जहाँ पे ये रखे जाते हैं, और वहाँ से जितना भी सलाइवा वगैरह निकल रहा होता है उसको ये साथ साथ एब्जॉर्ब करते चले जाते हैं। इनका और फ़ायदा क्या है, कहते हैं ये कॉटन रोल। अच्छा, एक और चीज़ आती है कॉटन रोल होल्डर्स। अब जो कॉटन रोल होल्डर्स हैं इनका फर्दर फ़ायदा क्या है कि आपके चीक्स और टंग को भी साथ साथ रिट्रैक्ट करा रहे होते हैं, साथ साथ आपकी जो कॉटन रोल है उसको अपनी जगह पे मेंटेन भी करके रख रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी और एक्सेस जो है वो बेहतर हो जाती है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम इसके अंदर फर्दर आइसोलेशन टेक्निक्स के अंदर आपके पास एक आ जाएगी थ्रॉट शील्ड। थ्रॉट शील्ड क्या है कि सिंपली कहते हैं गॉज स्पॉन्ज जो है वो आपने अनफोल्ड करके पेशेंट की थ्रॉट वाली साइड, मतलब पेशेंट के बिल्कुल टंग के पीछे वाले रीजन में आपने रख देना है। जैसे यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है कि टूथ सॉरी कि अगर वो ये इस एरिया में टीथ पे काम हो रहा है तो टंग के ऊपर पीछे रख के गॉज वगैरह को सारा रख दिया पीछे गुच्छा बना के। अब ये क्या होता है थ्रॉट शील्ड से कि आपके
थ्रॉट के अंदर किसी किस्म का कोई मटेरियल नहीं जा सकता, कोई क्राउन नहीं जा सकता, कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं जा सकता। तो ये इसलिए हो जाता है। उसके अलावा हाई वैक्यूम इवैक्यूएटर या स्लाइवा इजेक्टर, ये तो सिंपली आपके सारे स्लाइवा वगैरह को रिमूव करने के लिए, या कोई भी अगर आप कोई फिलिंग कर रहे हैं उसका कोई पुरानी फिलिंग मटेरियल रिमूव कर रहे हैं तो उसका कोई एक्स्ट्रा एक्सेस मटेरियल है उसको रिमूव करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे कही हुई है वो ये कही हुई है कि जो स्लाइवा इजेक्टर्स होते हैं उनकी स्लाइवा को रिमूव करने की, वाटर को रिमूव करने की कैपेसिटी, यानी कि उस स्लाइवा को रिमूव करने की जो कैपेसिटी है वो कम होती है, उसको सक करने की कैपेसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू जितनी कैपेसिटी हाई वॉल्यूम इवैक्यूएटर्स की होती है। वो ज़्यादा टाइम में थोड़े टाइम में ज़्यादा सलाइवा, ज़्यादा डेब्रिस वगैरह को इवैक्यूएट कर सकते हैं प्रॉपर्ली। ठीक है, बाकी कहा हुआ है कि आपने वाटर स्प्रे और एयर वाटर स्प्रे जो होती है आपकी यूनिट के साथ अटैच हुई हुई, उसके साथ साथ ही आपने हाई वैल्यूम इवैक्यूएटर्स यूज़ करने होते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जितना भी डिब्रिस वगैरह और जितना भी टूथ मटेरियल वहाँ पे कट हो रहा होगा ड्यूरिंग कटिंग टूथ प्रिपरेशन, तो वो सब का सब आपकी ऑपरेटिंग साइड से रिमूव होता चला जाएगा। प्लस आपकी जो ऑपरेटिंग फील्ड है वो बिल्कुल क्लीन रहेगी और जिसकी वजह से आपकी एक्सेस और विजिबिलिटी अच्छी रहेगी ड्यूरिंग ऑपरेशन। प्लस कहते हैं आपके जो ओरल टिश्यूज़ हैं वो डिहाइड्रेट नहीं होंगे क्योंकि आप साथ साथ वाटर स्प्रे भी यूज़ कर रहे हैं। फर्दर कहते हैं कोई भी प्रेशियस मेटल्स हैं अगर वो रिमूव हुए हैं ड्यूरिंग द फिलिंग तो वो प्रॉपरली जल्दी से रिमूव कराए जा सकते हैं ओरल कैविटी से। तो ये हमारे पास इसके हाई वैल्यूम इवैक्यूएटर्स के फ़ायदे आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर अच्छा उसके अलावा कहते हैं ये जो हाई वैल्यूम इवैक्यूएटर की टिप है इसको हमेशा जिस भी टूथ सरफेस की प्रिपरेशन हो रही हो उस दांत के पैरेलल आपने रखना चाहिए। ठीक है। फर्दर कहते हैं कि जो सलाइवा इजेक्टर है उसको तो आपने मेनली अपने फ्लोर ऑफ द माउथ के अंदर रखना चाहिए। अब इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने नीचे पिक्चर भी बनाई हुई है कि आपका सलाइवा इजेक्टर्स होते हैं जो कि मेनली आपके क्लिनिक्स में यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आती है हमारे पास रिट्रैक्शन कॉर्ड। रिट्रैक्शन कॉर्ड का क्या मकसद होता है? कहते हैं जब भी आपकी कोई ऐसी इनडायरेक्ट प्रोसीजर होना है जो कि आपके जिंजाइवल मार्जिन्स को इन्वॉल्व करता हो या कोई सब जिंजाइवल एरिया की आपको एक्सेस रिक्वायर्ड हो, तो उस केस में आपने रिट्रैक्शन कॉर्ड यूज़ करनी होती है और अपने जिंजाइवल मार्जिन को प्रॉपरली आइसोलेट करना होता है आपके टूथ सरफेस से। रिट्रैक्शन कॉर्ड को यूज़ किस तरीके से करना है कि आपने एक लेना है कहते हैं हीमोस्टैटिक एजेंट। ठीक है, उसको रिट्रैक्शन कॉर्ड को उसमें एक तरीके से अच्छे से गीला कर लेना है। नेक्स्ट आपने उसको जिंजाइवल सल्कस के अंदर प्लेस कर देना है और ताकि जो आपका सारा का सारा जिंजाइवा है वो डिस्प्लेस हो जाए अपनी टूथ मार्जिन से, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने नीचे दिखाया हुआ है। इसके एप्लीकेशन में भी यही है, कहते हैं कि आपने कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट या कोई जिंजाइवल रिट्रैक्शन का ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इसको लेके आपने आहिस्ता आहिस्ता फुल जिंजाइवा के अंदर अपनी रिफ्रैक्शन कॉर्ड को एंटर कराते चले जाना है। अब कहते हैं इतना ही एंटर कराना है कि आपका जो जिंजाइवा है उसकी ज़्यादा ब्लैंचिंग ना हो, यानी कि वो ज़्यादा बिल्कुल ही वाइट ना हो जाए। अगर वो बिल्कुल ही वाइट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वहाँ की ब्लड सप्लाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। ठीक है। अब कहते हैं इसके फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, प्लस आपका जो जिंजाइवा है उसके ऊपर अब्रेजन नहीं आएगी। अगर आप जब भी जिंजाइवल मार्जिन ऑफ द टूथ के ऊपर प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो जिंजाइवा जो है उसकी ड्यूरिंग टूथ प्रिपरेशन जो है वो बचत हो जाती है। फर्दर कहते हैं कि आपका जो रेस्टोरेटिव मटीरियल है वो जिंजाइवल मार्जिन के अंदर नहीं जाता। ठीक है, उसकी एंट्री जो है वो लिमिट हो जाती है। अच्छा, ये बातें हमने देख ली। अच्छा, उसके अलावा हाँ, ये इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है, कहते हैं थिन ब्लंट एज इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपने यूज़ करना है ताकि आप अपने इस रिट्रैक्शन कॉर्ड को गम मार्जिन के अंदर जो है इंसर्ट करा सकें। अच्छा, फिर यही नीचे इन्होंने बात लिखी हुई है कि ज़्यादा इस्कीमिया ना हो, यानी कि ब्लड लॉस वगैरह ना हो। और अगर उसका ब्लड इसकी वजह क्या होगी, ये क्यों होगा कि अगर आपकी जो रिट्रैक्शन कॉर्ड है उसका डायमीटर बहुत लार्ज है, अगर बहुत लार्ज डायमीटर का आपका जिंजाइवल कॉर्ड है तो सॉरी रिट्रैक्शन कॉर्ड है तो वो आपकी गम्स की ब्लैंचिंग करा सकती है, वहाँ की ब्लड सप्लाई को रोक सकती है। तो आपने स्मॉल डायमीटर का ही रिट्रैक्शन कॉर्ड यूज़ करना है। उसके अलावा मिरर्स एंड इवैक्यूएटेड टिप्स ये जो है आपकी एक्सेस में यूज़ हो सकती हैं और आपकी जो सॉफ्ट टिश्यू वगैरह है उस सब की क्या करा सकती हैं, रिफ्लेक्शन करवा सकती हैं। माउथ प्रोब्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस पे मुझे याद पड़ता है हमारे टाइम पे भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आया था। तो माउथ प्रोब्स का क्या काम है? कहते हैं ये आपके पोटेंशियल एड्स हैं ड्यूरिंग द रेस्टोरेटिव मटीरियल्स जो कि आपके जो भी लेंथी अपॉइंटमेंट्स होती हैं तब यूज़ किए जाते हैं। और माउथ प्रोब जो है वो आपके मोलर्स के दरमियान में मोस्टली प्लेस किया जाता है, नीचे जैसे बताया हुआ इन्होंने। ठीक है, इस तरीके से माउथ प्रॉप को आपके पोस्टीरियर दांतों के दरमियान में रख दिया जाता है ताकि पेशेंट इसके ऊपर बाइट कर सके। ठीक है, इसके ऊपर जब पेशेंट बाइट कर लेगा तो पेशेंट का मुंह भी खुला रहेगा और पेशेंट का जो प्रोसीजर है वो भी इजीली हो जाएगा।
ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? कहते हैं इससे फ़ायदा ये होता है कि माउथ ओपनिंग जो है वो लॉन्ग प्रोसीजर्स के लिए की जा सकती है, रिड्यूसिंग दी मसल फटीग। मास्टिकेटरी मसल्स पे फटीग भी नहीं आती क्योंकि पेशेंट को खुद नहीं खोलना पड़ रहा, पेशेंट इसके ऊपर बाइट कर रहा है। अच्छा, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए माउथ प्रोब के? मुझे लगता है ये वाला भी हमें क्वेश्चन आया था। कहते हैं एक तो आपके सारे ऑल साइजेस ऑफ माउथ के ऊपर वो अडेप्टेबल होना चाहिए, इजीली आप उसको पोजीशन कर सकते हो विदाउट कॉजिंग पेशेंट सम डिस्कम्फर्ट। उसके अलावा आप उसको रेडीली एडजस्ट कर सकते हो, जितनी भी आपको एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, जितनी माउथ ओपनिंग करनी है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इन माउथ प्रोब्स का एक हैक ये होता है कि जितना आप इसको पीछे जाके इंसर्ट करेंगे ना पेशेंट के मुंह में, उतना ज़्यादा पेशेंट का मुंह खुलेगा। तो अगर आपने ज़्यादा ओपनिंग नहीं करानी तो पेशेंट के आप मुंह में इंटीरियरली इसको प्लेस कर लेंगे। उसके अलावा कहते हैं स्टेबल होगा वन सप्लाइड, रेडीली आप उसको रिमूव कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, और आप उसको फिर स्टेलाइज भी कर सकते हैं और डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं। फर्दर कहते हैं कि आपने जब भी ये माउथ प्रॉप्स यूज़ करना है तो इनके अंदर एक होल प्रेजेंट होता है, उसके अंदर आपने फ्लॉस डाल देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा फ्लॉस डाला हुआ है। अब फ्लॉस का मकसद यहाँ पे भी यही है कि इन केस अगर ये डिसलॉज हो जाता है तो आप इसको ईजिली रिमूव करा सकें पेशेंट की ओरल कैविटी में से। ठीक है। फ़ायदा ऐसा क्या था? वही फ़ायदा था कि आपकी रिलीफ़ हो जाती है मसल्स की, और वहाँ पे जो माउथ ओपनिंग है वो ईज़ियर हो जाती है और मसल को फटीग नहीं होती, और आपकी एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए या मल्टीपल ऑपरेशंस के लिए माउथ प्रोब डाल के आप माउथ ओपनिंग पेशेंट की करवा सकते हैं। लास्ट में आ जाते हैं ड्रग्स। ड्रग्स यहाँ पे क्यों यूज़ हो रहे हैं? फॉर द कंट्रोल ऑफ सलाइवेशन। कौन सा सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ऑपरेटेड डेंटिस्ट्री के अंदर ड्रग यूज़ हो रहा होता है? कहते हैं एट्रोपिन यूज़ की जा सकती है फॉर दिस पर्पस। लेकिन एट्रोपिन भी कहते हैं नर्सिंग मदर्स के अंदर, और वो पेशेंट जिनको ग्लोकोमा है उनको ये एट्रोपिन नहीं दी जाती। फर्दर हमें पता है कि जब भी पेशेंट को एनेस्थीसिया लगता है तो उसके अंदर जो आपकी एपिनेफ्रीन होती है उससे भी पेशेंट का सलाइवा फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। तो बस ये चैप्टर यहीं तक था। इसके अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी बस हमने वही कवर की हैं। इसके स्टेप्स देख लेना आपने जो रबर डैम की एप्लीकेशन के। उसके अलावा शुरू में जो हमने कुछ आइसोलेशन के गोल्स वगैरह पढ़े थे वो देख लेने हैं, और यहाँ पे एंड पे ये माउथ प्रोब वगैरह जो है और रिट्रैक्शन कॉर्ड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपने अच्छे से देख लेना है।